नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे देश में क्या हाल है कानून के रखवालों का, और साथ ही आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर राज्यों में मानव तस्करी की समस्या क्यों बन रही है गंभीर। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। राजस्थान के दौसा में उड़ा गरीबी का मखौल, राशन लाभार्थियों के घरों पर लिखवाया मैं हूं गरीब। प्रशासन के रवैये से आहत हैं लोग। असम में फैल रहा है मानव तस्करी का जाल, चाय बागान इलाकों में सबसे ज्यादा मामले, गंभीर गरीबी और हिंसा से गंभीर हुई समस्या। पुलिस बल को दुरुस्त करने पर सरकारों का ध्यान नहीं, कई राज्यों में पुलिस कर्मियों की भारी कमी, उत्तर प्रदेश में आधे पद खाली। और बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों की अनदेखी जारी, 5 दशक बाद भी नहीं मिला रोजगार, बेकार पड़ा है अधिग्रहित जमीन का बड़ा हिस्सा। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहली खबर हम आपको दिखाएंगे राजस्थान से। राजस्थान के दौसा इलाके से एक खबर है, गरीबी का मखौल कैसे उड़ाया जाता है। अगर आपको देखना हो तो राजस्थान के दौसा चलिए, हम आपको दिखाते हैं। वहां पर राजस्थान सरकार ने गरीबों का मखौल उड़ाते हुए राशन के लाभार्थियों के घरों की दीवारों पर लिखवाया है मैं गरीब हूं। इससे वहां के लोग बेहद आहत हैं। घरों पर गरीबी का इश्तहार, ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा जिले की हैं। वहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन लेने वाले परिवारों को हर पल शर्मिंदगी का एहसास कराया जा रहा है। ऐसे हर घर की दीवार पर लिखवाया गया है कि ये परिवार गरीब है और सरकारी मदद लेता है। ये पूरी कवायद गरीबों की पहचान के नाम पर हो रही है। जिनके साथ ये हुआ वो इससे बेहद आहत है। 15 किलो गेहूं का चक्कर में दीवार खराब कर दी। तो आजकल की नई सरकार था लेडी या तो नई सरकार में कहीं कहीं लागू हो चुका है। यहाँ को देखे जाए कहीं लिखवा लिया भाई सरकार लिखवाएगी मैं कहीं मजाक करे तो और कहीं भला गरीब आदमी समित। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सरकारी आदेश के तहत उठाया गया है। उसकी स्वयं की भी पहचान और दूसरे व्यक्तियों को भी पता चले कि ये बीपीएल में लाभार्थी है और एनएफएसए से भी ये लाभार्थी है। हाँ, मैं मतलब बीपीएल परिवार से हूँ और एनएफएसए से लाभार्थी हूँ, इस टाइप के लिखवाने के डायरेक्शन। दौसा जिले में 2,40,809 परिवार हैं, जिनमें 52,164 परिवार बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे माने गए। पूरे राज्य में 93,09,488 परिवारों में से 22,44,039 परिवार बीपीएल हैं। लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी इन आंकड़ों को सही नहीं मानती। मजबूत परिवार है, सक्षम परिवार है, वो भी इस खाद्य सुरक्षा के अंदर पात्र मान रखा है। इसी के लिए ये लिखवाया जा रहा है। गरीबी तय करने को लेकर आंकड़ों की बाजीगरी लंबे समय से चल रही है। भंग हो चुके योजना आयोग की तरफ से बनी तेंदुलकर समिति इस नतीजे पर पहुंची थी कि शहरों में 33 रुपए और गांवों में 27 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला शख्स गरीब नहीं है। इस फॉर्मूले की कड़ी आलोचना के बाद सी रंगराजन कमेटी बनी। 2014 में रंगराजन समिति ने गांवों में 32 रुपए और शहरों में 47 रुपए रोजाना खर्च क्षमता को गरीबी मापने का पैमाना बनाने की सिफारिश की। गरीब जो व्यक्ति है उसके दीवार पे लिखना मुझे लगता है कि कई तरीकों से बहुत ही गलत है। तो मानव सम्मान के विपरीत है। एक तरह से वो पुरानी जाति व्यवस्था को ही याद करा रही है कि लोगों को एक तरह से लेबल किया जा रहा है। दौसा के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्षी कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के दौसा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में मानव तस्करी के मामले चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 5,500 से ज्यादा मामले मानव तस्करी के दर्ज हुए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आइए दिखाते हैं असम से पंचानन मिश्रा की खास रिपोर्ट। ये है सोनितपुर की रहने वाली मीना देवी। 9 साल से ये अपने बेटे मदन का इंतजार कर रही हैं। 15 साल के मदन को मानव तस्करों के एजेंट काम दिलाने के बहाने ले गए। कौन ले गया कैसे पता नहीं। हाँ आदमी तो
तो उसे पूछा नहीं कि कहाँ गया वो? पूछा है हम। हाँ। तो हम तो जोन जगह न दिया था उस जगह भाग गया है बोल के बोला। अच्छा। सोनितपुर के भूपेंद्र शर्मा भी पिछले 9 साल से अपनी बेटी झरना की बाट जो रहे हैं। सोनितपुर में इस दर्द से कई और लोग भी रहे हैं। ये लोग ऐसा आता है, रात में आता है किसी चैनल से, ये लोग बहला फुसला के जाने के बाद नहीं पता चलता है। मतलब इतना जो लड़की है ये लोग मतलब बहला फुसला के रात को ये लोग बात करता है, मतलब अब बात करके ये लोग ले जाते हैं। थोड़ा अच्छा वाला आदमी को बिक्री भी करता है बोल के दिल्ली में सुना है। हमको वोट आउट है जास्ती, कहीं आउट कंट्री में बेच दिया तो नहीं मिल सकता, इसलिए हमको अभी भी सबूत नहीं मिलता। नहीं तो दूसरा ये एनआरसी का जो मामला में जितना भी गायब लोग था वो मिल गया, तो मेरा लड़की भी तो मिलना चाहिए। ये कहानी असम के कई जिलों की है। धुबरी, बारपेटा, गुवाहाटी, चिरांग, शिवसागर और सोनितपुर इससे खासे पीड़ित हैं। चाय बागानों में गरीबी और अशिक्षा के चलते लड़कियों और बच्चों की तस्करी के मामले ज्यादा हैं। हम लोग अभी चाइल्ड लाइन जो हम लोग का कमिटी है वो हम लोग एक्टिवेट कर दिया है। नाउ विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और प्रॉब्लम है कि जो वापस हम लोग पेरेंट्स को सौंप देते हैं फिर से वो चला जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो वो जाते नहीं होता है। उसके लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अभी एडुकेट कर रहा है, पेरेंट्स को भी एडुकेट कर रहा है। मानव तस्करी देश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2013 में देश भर में मानव तस्करी के 1361 मामले, 2014 में 3705 और 2015 में 5608 मामले दर्ज हुए। 2015 में ही पूर्वोत्तर के राज्यों में 1519 मामले सामने आए। असम में 2015 में 1480 मामले दर्ज हुए। असम बाल संरक्षण आयोग का कहना है कि ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं, वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। Exact data available on trafficking because of non-reporting in the police station or non-reporting to anywhere. So even CWC or police station there is no information. आप और हम महानगरों में घरेलू कामकाज के लिए जिन नौकरानियों और होटलों में बच्चों को देखते हैं, उनमें से कई इन्हीं पूर्वोत्तर के राज्यों से लाए जाते हैं। लेकिन उससे भी भयावह ये है कि कई झूठे सपने दिखाकर वैश्यावृत्ति में धकेल दिए जाते हैं। ये लोग फिर अपने घरों को नहीं लौट पाते। असम के सोनितपुर से पंचानन मिश्रा, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और असम से ये रिपोर्ट पहुंचाने वाले पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असम में जिस तरह की समस्या हमने देखी, उसमें आपके ही स्टोरी में एक महिला का बयान हमने सुना जिसमें वो कह रही थी कि असल में ये समस्या जितनी रिकॉर्ड में आती है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि बहुत सारे मामले दर्ज ही नहीं होते। तो कितनी गंभीर है ये समस्या पूर्वोत्तर राज्यों में, पंचानन? देखिए अमृता जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो NCPCR की वो वहाँ पर अध्यक्ष है असम जो बाल संरक्षण आयोग का, और उनका ये कहना है, जो कि सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि उनका ये कहना है कि जो रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज हो रही है वो आप समझ लीजिए कि सिर्फ 20 से 25% है। यानी गायब होने वालों लोगों की संख्या इससे 5 गुना कहीं ज्यादा है, और वो रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज नहीं होती। और एक और बात है कि जो रिपोर्ट दर्ज होती है उनमें जो कन्विक्शन का रेट है, यानी कि अगर कोर्ट केस चला और दोषियों को सजा मिलने के मामले में है, तो वो सिर्फ 6 से 7% के आसपास पहुंचता है। तो इससे समस्या का अंदाजा गंभीरता से लग सकता है। और दूसरा एक ये है कि ये आज की समस्या नहीं है। कई सालों से असम जो पूर्वोत्तर का राज्य है, वहाँ से लोग जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और बच्चे हैं, वो वहाँ से झूठे वादे करके लाए जाते हैं, क्योंकि सबसे जो मूल कारण है वो गरीबी है। वहाँ उग्रवाद का प्रभाव रहा है, बाढ़ हमेशा आती है, तो बाढ़ हो गया, उग्रवाद हो गया और गरीबी हो गई। ये ऐसा मिलजुल कर ऐसी गरीबी की परिस्थितियां पैदा करते हैं कि घर वाले खुद मजबूर होते हैं कि उनको एजेंट के हवाले करते हैं, क्योंकि उनको ये एश्योरेंस मिलता है कि हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये आपको मिला करेगा, बच्चा आपका अगर बाहर जाएगा और वो नौकरी करेगा। ये गरीबी का कुचक्र कुछ ऐसा है कि जो लगातार सालों से चलता चला आ रहा है और ये रुक नहीं रहा। और महानगरों में जो हम देख रहे हैं आज, जो औरतें जिन जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाया, घरों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, चाहे होटलों में काम करने वाले बच्चे हों, ये भी उन जो आने वाले बच्चों के सिर्फ 20 से 25% होते हैं, बाकी जो गायब हो जाते हैं। लेकिन पंचानन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकारों के पास तो रिपोर्ट भी है और उनको पता भी है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या इसे रोकने के लिए कोई उपाय किए जा रहा है? क्योंकि कानून तो है मानव तस्करी के खिलाफ, तो क्या उस कानून का पालन करने में कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ज़्यादा मानव तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं इन इलाकों में? जी हाँ, देखिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून है,
और आईपीसी के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है। संसद में एक नया बिल भी आने वाला है इसके लिए, जो कि 2014 से बन रहा था और पेंडिंग है। उम्मीद है कि संसद में इस साल 2017 में इसको रखा जाएगा। ये मांग जब हम असम गए तो वहां हमको ये पता लगा, जो एनसीपीसीआर उन्होंने बोला कि ये बिल संसद में हो सकता है, उसको मंजूरी मिले, उसमें कड़े प्रावधान है। लेकिन इसको रोकने के उपाय बहुत किए गए हैं। स्टेशनों पर हमने देखा कि चेकिंग पॉइंट बनाए जाते हैं, पुलिस वालों को सेंसिटाइज किया जाता है। लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि पुलिस के पास बोझ बहुत है वहां पर क्राइम को लेकर, तो इस मामले में वो सेंसिटाइज कम है। वो तो ये जो आयोग है उसकी कोशिश है कि पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए कि बच्चों का गायब होना, औरतों का गायब होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस दिशा में कोशिश चल रही है, लेकिन हाँ, ये नाकाफी है। समस्या बहुत गंभीर है नॉर्थ ईस्ट में, खासकर असम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए पंचानन मिश्रा, और इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे का रुख करते हैं। सरकारें चाहें देश में कानून के रखवालों की जितनी भी बातें करें, लेकिन सच ये है कि देश में कानून के रखवालों की भारी कमी है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस समय देश में 5.5 लाख पुलिस कर्मियों की तादाद कम है, पद खाली पड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा बुरे हाल में उत्तर प्रदेश है। आइए देखते हैं आंकड़ों पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। अपराध के बढ़ते आंकड़े, सुरक्षा चुनौतियों में इजाफा और संसाधनों की कमी से जूझती पुलिस। ये कहानी किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों की है। एनसीआरबी के मुताबिक देश भर में 24% यानी 5,49,025 पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था के लिहाज से सबसे खराब राज्य बताया गया। राज्य में 1,81,000 यानी 50% पद रिक्त हैं, जो राष्ट्रीय औसत के 2 गुने से भी ज्यादा हैं। मैं जब रिटायर हुआ था, 20 साल से ज़्यादा हो गया, उस समय उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ करीब 1,75,000 थी, और आज भी अभी 1,80,000 पे ही अटकी हुई है। तो 20 साल में ये 5,000 की ही बढ़ोतरी हो पाई, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक का नंबर है। कर्नाटक में स्वीकृत पद 1,10,210 हैं, जबकि 39,276 यानी 35% पुलिस कर्मियों की कमी है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 33% पद खाली हैं। नक्सल पीड़ित राज्यों की बात करें तो झारखंड और तेलंगाना में सबसे ज्यादा 26% पद खाली हैं। इसके बाद बिहार 23.9%, ओडिशा में 16.23%, आंध्र प्रदेश में 16.2%, छत्तीसगढ़ में 15.84% और केरल में 10.9% पुलिस कर्मियों की कमी है। राजधानी दिल्ली में भी 82,242 स्वीकृत पदों में से 5,894 पद रिक्त हैं। तमिलनाडु में 19.15% पुलिस कर्मियों की कमी है। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में सबसे ज्यादा 25.1%, तो मणिपुर में 21.6%, मेघालय में 16% और असम में 14% पद खाली हैं। तो गुजरात में 32,556, हरियाणा में 19,305, महाराष्ट्र में 15,099 और मध्य प्रदेश में 22,736 पद खाली पड़े हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार में 556, पुडुचेरी में 862 और लक्षद्वीप में 66 जवानों की कमी है। 1 लाख आबादी पे 222 पुलिस कर्मी होने चाहिए। हिंदुस्तान में इस समय 180 के करीब हैं, पर ये 180 कागज़ पे ही हैं। एक्चुअली ग्राउंड पे, जिसे कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो करीब 138-40 के बीच में है। ये संख्या बहुत कम है और इसलिए इस संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है। राज्यों में सिर्फ नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नागर हवेली ही ऐसे स्थान हैं जहां स्वीकृत पदों से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण अपराध में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके राज्य सरकारें पुलिस विभाग में खाली पद भरने के मामले में उदासीन ही नजर आती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे शराब दुकानें बंद कराने के लिए राजस्थान के लोगों ने ढूंढा क्या तरीका। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु
गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। अब आपको दिखाते हैं हफ्ते का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में इस बार हम बात कर रहे हैं झारखंड में टेनेंसी कानून में प्रस्तावित बदलावों की। झारखंड में टेनेंसी कानून में प्रस्तावित बदलाव से वहां के लोग नाखुश हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट के लिए 5 दशक पहले जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ, वहां के लोगों को आज भी उसकी सुविधाएं नहीं मिल सकी। जिन लोगों की जमीनें गईं, आज भी वो इस सुविधा से वंचित हैं और अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनको कम से कम या तो रोजगार मिले या फिर उनकी जमीन वापस दी जाए। देना होगा, देना होगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, जिंदाबाद, देना होगा, देना होगा, देना होगा। कुंदारी गांव के राजू मुंडा बोकारो स्टील प्लांट से विस्थापित हुए लोगों के हर प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। स्टील प्लांट मैनेजमेंट पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने गांव के नौजवानों को फिर से गोलबंद किया है। मुंडा याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वजों ने रोजगार मिलने के भरोसे पर अपनी जमीन दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे कारखाने से निकलने वाली धूल और धुएं से यहाँ फसलें खराब हो रही हैं। नियोजनालय के माध्यम से हमें उस समय रोजगार की सूची में डाला गया, जो आज तक 36,000 लोग अवार्डी यहाँ पे हैं, जिनको मात्र सिर्फ 12,000 को नौकरी मिला है। बाकी 24,000 नौकरियां अभी हमारी रिक्त है। अभी बीएसएल मैनेजमेंट नहीं दे रही है और इस नियोजन का बंदरवाट किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट की मौजूदा उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 45 लाख टन है। ये प्रस्तावित 1 करोड़ टन प्रति वर्ष के आधे से भी कम है। इस कारखाने के लिए 38,000 एकड़ जमीन ली गई थी। अतिरिक्त अधिकृत जमीन का आज भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वो खाने के कब्जे में ही है। आरोप है कि झारखंड सरकार भी ग्रामीणों को किसी तरह की सुविधा देने से इनकार करती है। मैं मांग करता हूं कि उन रैयतों का जो सरप्लस जमीन है 7300 एकड़ जमीन झारखंड सरकार और बोकारो प्रबंधन वापस करे, ताकि विस्थापित जो है नौकरी के बगैर अपना जीविकोपार्जन करने का साधन बना सके। स्टील प्लांट बनने के बाद से 6019 विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी गई। 2008 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और 7,290 लोगों को रोजगार मिला। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन का दावा है कि अब तक 16,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR के तहत प्रबंधन ने ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया है, ताकि बेरोजगार विस्थापित नौजवान रोजगार पा सकें। We have given due compensation as well as the services as agreed by the then management. In place of 6,059 families, we have given almost 16,000 services till date. बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में बना चौथा इस्पात कारखाना था। इसके निर्माण का कार्य सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में शुरू हुआ। इसके पहले इसे एक लिमिटेड कंपनी का रूप दिया गया था, लेकिन बाद में इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विलय हो गया। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को इस पूरे विवाद को सुलझाने का आदेश दिया है और टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस पूरे प्रोसीजर को खत्म करने में जो देरी हुई है वो मानवाधिकार की अवहेलना के बराबर है। साथ ही ये भी हिदायत दी है कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं होता है तो राज्य के मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए बुलाया जा सकता है। बोकारो से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक ऐसे इलाके की कहानी जो सरकारी योजनाओं की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। इन इलाके के लोगों को सालों पहले वादे किए गए, लेकिन वो आज तक पूरे नहीं हो सके। बुनियादी सुविधाओं से महरूम ये लोग देश की राजधानी के बाशिंदे हैं। दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी के ये लोग गुस्से में हैं। हर रोज ये लोग ऐसे ही इकट्ठे होते हैं। इनका आरोप है कि इन्हें इस कॉलोनी से हटाने की चाल चली जा रही है, इसलिए उन्हें कई तरह से परेशान किया जा रहा है।
पीने का पानी रोज बंद हो जाता है जी। आगे से क्या हुआ जी? ये पर्ची कटाओ जी, हमें बताओ तो सही। हमारा पानी भी काट रहे हो, बिजली भी काट रहे हो और इतना टॉर्चर कर रहे हो, किस वजह से? पर्ची कटवाओ पर्ची। भाई हम नहीं कटवा सकते पर्ची, हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारे 3 परिवार है, एक पर्ची में हमारा क्या होगा? और दूसरा हमारी रोजी रोटी जा रही बच्चों की, तो हम क्या करेंगे? साल 2008 में डीडीए ने दिल्ली को स्लम फ्री बनाने के लिए एक नया पीपीपी मॉडल अपनाया। इसका सबसे पहला प्रयोग कठपुतली कॉलोनी में हुआ। इसके तहत इन्हें इसी ज़मीन पर फिर से बसाना था। आरोप है कि योजना बनाते वक्त डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न तो इनसे बात की और न ही ठीक से सर्वे किया। इस कारण सैकड़ों परिवारों के यहाँ से बेदखल होने की हालत बन गई है। ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। इन्हें डर है कि इनकी ज़मीन हथिया ली जाएगी। ना हमको कोई घर दे रहे, ना कोई जमीन दे रहे, और नहीं हमारी आवाज आगे तलक जा रही है। आगे मोदी सरकार की तरफ हमारी आवाज ली जा रही है। यहाँ तक कि हमारी पेंशन भी बंद करी जा रही है। पेंशन भी बंद कर दी, हमारी पेंशन भी नहीं आती है। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम जले भूंजे बैठे हुए, हम मर के निकलेंगे, जिंदा निकलेंगे नहीं। योजना के मुताबिक इन्हें यहाँ से हटाकर कुछ दिनों तक एक ट्रांजिट कैंप में रखा जाएगा। फ्लैट बन जाने के बाद इन्हें यहाँ वापस बसाया जाएगा। पर लोगों ने जाने से मना कर दिया है। जो लोग गए वो भी वापस नहीं आ सकते। यहाँ उनके घरों को तोड़ दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि डीडीए के इस मॉडल में कई खामियां हैं। डीडीए और कठपुतली कॉलोनी के लोग आमने सामने बैठ के परामर्श करके एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे जो लोगों के लिए भी और डीडीए के लिए भी कानूनी तौर पे भी सही है। इसके बीच में बिल्डर नहीं आना। इस कॉलोनी को बसे कई दशक बीत गए। यहाँ के ज्यादातर लोग कलाकार हैं। कठपुतली, ढोल नगाड़ा, जादू या नाच गाने के फनकार। बच्चों को इन्हीं कलाओं की ट्रेनिंग ये लोग देते हैं। इनकी जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, लेकिन अब इस पर भी ग्रहण सा लग गया है। दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए शशांक पाठक। आज़ादी के बाद देश में औद्योगिक विकास के लिए किस तरह की नीति अपनाई गई, आइए आपको दिखाते हैं इतिहास के पन्नों में। आज़ादी के समय भारत के सामने गंभीर आर्थिक समस्याएं थीं। औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे का अभाव, तकनीक विकास की कमजोर स्थिति, विदेशी पूंजी पर निर्भरता, घरेलू बाजार का छोटा आकार, पूंजीगत उद्योगों का अभाव और पूंजी निर्माण की कमी इनमें खास थी। इन सब के समाधान की दिशा में पहला अहम कदम 1948 की औद्योगिक नीति के जरिए उठाया गया। इसमें तय किया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सरकार बुनियादी उद्योग लगाएगी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलजुल कर काम करेंगे। ऊर्जा, रक्षा सामग्री निर्माण, रेलवे, मुद्रा छपाई आदि काम सार्वजनिक क्षेत्र के तहत रहेंगे। विमान और पोत निर्माण, लोहा, कोयला, खनिज, तेल और संचार को भी इसी क्षेत्र के तहत रखा गया। इस तरह सार्वजनिक पूंजी निर्माण करके देश के विकास का रास्ता खोला गया। राजस्थान में शराबबंदी को लेकर अनोखी पहल की गई है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को वोट के जरिए ये हक दिया गया है कि वो तय करें कि वो अपने इलाके में शराब की दुकान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और इस हक का स्थानीय लोग भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जयपुर जिले के आमेर तहसील का रोजदा गांव। यहाँ के लोग बीते 1 साल से इलाके की शराब की दुकानों को बंद करने की मांग कर रहे थे। महिलाएं और बुजुर्ग शराब पीकर उत्पात मचाने और दुर्व्यवहार करने वाले लोगों से परेशान थे। सरकार से लेकर आबकारी विभाग तक शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार गांव वाले हाई कोर्ट गए और वहां से शराब की दुकान बंद करने को लेकर जनमत संग्रह कराने का आदेश हुआ। मतदान के बाद गांव में शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। पास में था ठेका, दारू पीता, गालियाँ बकता, यहाँ बोतलें फोड़ देता, मानता नहीं था। जब इसलिए हमने वहाँ से ठेके हाथ उठाया तो उठा नहीं ठेकेदार ने। जब ऐसे हमने हमला किया, भाई उसे उनको अपने गांव से बंदी कराना है। अरे मैं संघर्ष करया, आप घरे में 4 मेर में रिपोर्ट दी, आप घरे वाला कोई मानिको ने कोई 800 करोड़ बताओ, जब कोई 71 रुपया बताया जाए दम गया जाए, आप घरे वाला कोई मांगी सुनी को ने। रोजदा गांव में पिछले 1 साल में शराब के चलते 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। हर महीने 15 से ज्यादा झगड़े दर्ज होते थे। इसके अलावा 400 परिवार ऐसे हैं जो शराब की वजह से बर्बाद हो गए।
देखिए, इसके अंदर सरकार के नियम बने हुए हैं। उस नियम के तहत एक प्रतिशत, अगर वहाँ की पॉपुलेशन कुछ फिक्स प्रतिशत पॉपुलेशन एप्लीकेशन देती है, जिसकी जांच बाद में एसडीओ द्वारा की जाती है। एसडीओ की जांच करने के बाद जो एक्साइज कमिश्नर है उनके यहाँ पे ये मामला भेजा जाता है और उनके आदेश होने के बाद वहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं। रोजदा से पहले राजसमंद जिले के एक गाँव में भी मतदान के शराबबंदी लागू हुई। यही वजह है कि अब राज्य के कई गाँवों में शराबबंदी को लेकर मतदान की मांग तेज हो गई है। रोजदा गांव के कई घरों को शराब ने उजाड़ दिया। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो गांव के बुजुर्ग और महिलाएं शराब के खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि जिसकी तर्ज पर राजस्थान के कई गांवों में शराबबंदी को लेकर वोटिंग की मांग तेज होने लगी है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, आमेर तहसील, जयपुर। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।